ये 14 जनवरी की हम न्यूज़ कवर करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला ये है, देखो मैंने बताया था मकर संक्रांति है, सॉरी ये तो माघ बिहू का है, मकर संक्रांति का शायद आएगा आगे। माघ बिहू मैंने आपको बताया था, हार्वेस्ट फेस्टिवल असम में मनाया जाता है और इसका भोग बिहू असम और पता नहीं क्या क्या होता है इसमें। ये देखो कम्युनिटी फिशिंग हो रही है, एक पॉन्ड में सभी लोग मिलके मछली पकड़ रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं। कभी कभी यूपीएससी वगैरह में पूछ लेते हैं कि इस फेस्टिवल में ऐसा किया जाता है वैसा किया जाता है, तो हर तरह की चीज़ें पॉसिबल होती हैं, तो उनको जनरली यस करके ही चलते हैं कि हाँ ऐसा किया जाता है। वैली ऑफ फ्लावर्स में बता दूँ, आग लगी हुई है। उत्तराखंड की सरकार ने आईएएफ इंडियन एयरफोर्स से हेल्प मांगी है कि भाई हमें आग बुझाने में हेल्प करो, अपने हवाई जहाज़ लेके आओ, हेलीकॉप्टर्स लेके आओ। तो आप लोग कहोगे ये तो ठंड है, ठंड में कैसे आग लग गई, गर्मियों में आग ज़्यादा लगती है। तो देखो इसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब सर्दियाँ होती हैं ना, तो जितना भी मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में होता है वो कंडेंस हो जाता है एज एज ए स्नोफॉल, या कैसे भी कहो, या फिर जो कोई पत्थर है वो एनवायरनमेंट से, जैसे स्टोन होते हैं ना, वो जल्दी गर्म होते हैं जल्दी ठंडे होते हैं। तो जब वो ठंडा हो जाता है तो चीज़ें उस पर जाके मॉइस्चर कंडेंस कर जाता है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्राइनेस इन द एयर। जब एयर ड्राई है तो जितनी भी ट्रीज़ हैं वो भी ड्राई हो जाती हैं, उनकी लीव्स ड्राई हो जाती हैं। तेज़ हवा चलती है, एक दूसरे में फ्रिक्शन होता है ना, एक लीव दूसरे से टकराती है, फ्रिक्शन होता है, तो उसकी वजह से आग लग जाती है। ओके, सर्दियों में भी आग लगती है। नेक्स्ट, ये वैली ऑफ फ्लावर्स रहता है न्यूज़ में, और ये साइलेंट वैली, ये केरला में है। वैली ऑफ फ्लावर्स फूल कहाँ लगेंगे? उत्तराखंड में लगेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्प्लिट डिसीजन आया है प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स पे। तो कुछ जजों ने बोला है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के अंतर्गत जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 सेक्शन 17A के अंतर्गत जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए डायरेक्ट। ओके, तो इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। मस्ट बी और ये तो एक ने बोला है कि इनको प्रोसिक्यूट करो डायरेक्टली, एक ने बोला है कि नहीं भाई इंडिपेंडेंट बेंच के थ्रू करना चाहिए। और मुद्दा ये था कि पब्लिक सर्वेंट्स को, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, इस तरह के जितने भी लोग हैं सरकारी नौकरी करने वाले हैं, तो इनको डायरेक्ट प्रोसिक्यूट करने की ज़रूरत है या पहले सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत है। मुद्दा ये था, है ना, क्योंकि डायरेक्ट आईएएस को नहीं प्रोसिक्यूट किया जा सकता, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, तो मेन केस ये चल रहा है। तो 17A सेक्शन ये कहता है कि परमिशन लेनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक जज ने, 3 जज की बेंच थी, तो एक ने ये बोला है कि देखो इंडिपेंडेंट उससे डिसाइड किया जाना चाहिए बेंच से, है ना, जैसे लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गए, ये अथॉरिटीज़ डिसाइड करें इनके प्रति जो भी केसेस आते हैं। फिर एक जज ने बोला, तीसरे ने, कि ऐसे नहीं काम चल पाएगा भाई, परमिशन लो, अदरवाइज़ जितने भी अच्छे जज हैं, अच्छे जज कह रहा हूँ सॉरी, अच्छे सिविल सर्वेंट हैं, वो काम ही नहीं करेंगे ढंग से, है ना, वो प्लेट सेफ खेलेंगे, प्लेट सेफ सिंड्रोम से ग्रसित हो जाएंगे। भैया हमें सीधे सीधे अच्छे से ऐसे काम करते रहो कि हमारे ऊपर प्रोसिक्यूशन ना रहे। ओके, तो वो डिसीजंस अच्छे नहीं लेंगे और मतलब डरे डरे काम करेंगे। ओके, और पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनकी ड्यूटी रहती है, बहुत ही अच्छे अच्छे वो डिसीजंस लेते हैं, कहाँ पे पैसा खर्च करना है, ये सारी चीज़ें हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। मुद्दा ये है, इसलिए एक जज ने ये बोला है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये जजमेंट हायर बेंच पे जाएगा। अभी 3 जज वालियों ने सुना है, तो 5 जज की बेंच इसको सुनेगी, तब इसमें क्या वर्डिक्ट आता है, तो फिर इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये, मतलब 10 मिनट डिलीवरी का था। तो राघव चड्ढा हैं, ये आम आदमी पार्टी के हैं, तो ये एक उसके साथ भेज बदल के नहीं कहेंगे, मतलब कपड़े डिस्गाइज में गए, बैठ के डिलीवरी की, तो उन्होंने पाया कि 10 मिनट में डिलीवरी करना इट्स हाईली डिफ़िकल्ट। दिल्ली जैसा शहर है, मुंबई मतलब बेंगलोर है, इसमें ट्रैफिक ही इतना रहता है, आदमी 10-10 मिनट चौराहे पे ही फंसा रह जाता है। ओके, तो बीच में ये बात आई थी कि इसको बढ़ा के 12 मिनट कर दिया गया है, डिलीवरी टाइम को 2 मिनट बढ़ा दिया गया था। बट आई डोंट थिंक कि ये भी सस्टेनेबल होगा, इसमें और आगे चीज़ें आएंगी तो उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट,
ये गड़ग नाम की एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है एक तरह से, गड़ग डिस्ट्रिक्ट। सोने के ऑर्नामेंट्स मिले हैं, आधी किलो सोना खजाना मिला है। ये कर्नाटक में है गड़ग। बस इतना याद रखना, कभी कभी लोकेशंस पूछ लेते हैं, इतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये, बट नेक्स्ट इसको थोड़ी देर में कवर करेंगे। ये सबरीमाला टेम्पल में घी। देखो जितने भी टेम्पल्स हैं वो इस समय बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। तो जो हिंदू कम्युनिटी का मानना है कि केवल और केवल टेम्पल्स ही क्यों गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, अदर पिलग्रिमेज स्थान हैं जैसे कि माने चर्च हैं बहुत बड़े बड़े जहाँ पे डोनेशंस बहुत अच्छे आते हैं, दरगाह हैं बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पे डोनेशंस आते हैं, अमृतसर का टेम्पल है। तो इनको क्यों सरकार अपने अंडर में नहीं ले रही है? वाई ओनली हिंदू टेम्पल्स? और उसके बाद फिर मिसमैनेजमेंट इतना क्यों होता है? ये देखो 16 लाख का घी, 16,000 पैकेट्स थे घी के, वो गायब हो गए। सोना चोरी हो जाता है, लाख करोड़ों के करोड़ों रुपए गायब हो जाते हैं, है ना। अभी किसी ने हीरे वीरे का हार कहीं पे डोनेट किया था और वो हीरे का हार ही गायब हो गया, उसकी जगह पे नकली हार किसी ने ला के रख दिया और ओरिजिनल को चुरा ले गए। तो दिस टाइप ऑफ मिसमैनेजमेंट इज़ हैपनिंग। और उसके बाद ये सबरीमाला में ये केस सामने आया है। इससे पहले भी आया था तिरुपति में लड्डू का केस, जिसमें पिग फैट, मतलब एनिमल, मतलब जो प्लांट वेस्ट फैट खाते हैं हम लोग, उसकी जगह पे पिग शुगर वगैरह का फैट वगैरह वहाँ पे मिला के खिलाया जा रहा था। इशू आया था, तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट देखो, चाइना की जो एटीट्यूड है वो इंडिया के प्रति चेंज हो रहा है। ये मैं बता चुका हूँ, जियो पॉलिटिकल टेंशन्स तो चल ही रहे हैं, और जो टेंट्रम्स ट्रम्प फेंक रहा है उसके चक्कर में चाइना अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर रहा है। आपने आज से कई समय पहले देखा होगा कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आए थे, ओके, तो वो आके हमारी यूपीए गवर्नमेंट से मिले थे। मनमोहन सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, लेकिन ये नहीं मिले थे उनसे। मिला कौन था? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर्स से मिले थे और इन्होंने सीक्रेट एक पैक्ट साइन किया था। वो फोटो बहुत वायरल होता है, आप देखोगे तो गूगल पे मिलेगा आपको। तो उनका जो चाइना की गवर्नमेंट थी, उनकी लॉयल्टी इंडिया के साथ ना होके कांग्रेस पार्टी के साथ थी, है अभी भी है ना। क्योंकि उन्हें ये लगा था कि ये इंडिया को रूल करने वाली लॉन्ग टर्म के लिए कांग्रेस पार्टी रहने वाली है, लेट्स अलाइन आवर इंटरेस्ट विद दिस कांग्रेस पार्टी। जब भी आप देखोगे तो कांग्रेस वाले चाइना 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 करते रहते हैं, ये सारी चीज़ आप नोटिस करोगे तो ये उसी का ही एक बहुत बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है। चाइना वाले चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पावर में रहे इंडिया में, जिससे कि उनके इंटरेस्ट को फर्दर किया जा सके। लेकिन अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को समझ में आ रहा है कि यूएसए का तो दबाव है ही है, ओके, और इंडिया के ऊपर भी प्रेशर है, और उन्हें दिख रहा है कि इतने सारे इलेक्शंस हुए हैं और कांग्रेस पार्टी कहीं जीत भी नहीं रही है, ओके, तो क्यों ना अपने इंटरेस्ट को चेंज किया जाए। तो चाइना ने अपने कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन भेजा है इंडिया में। जिस तरह से वो उस समय कांग्रेस से मिले थे, वो इसी तरह से मिल रहे हैं। कहाँ? आरएसएस के लीडर से एंड बीजेपी के लीडर से, ओके। तो बीजेपी की जो लीडरशिप है और उसको बैकिंग है आरएसएस की, तो उनसे वो मिल रहे हैं। तो अभी इसमें ये लिखा है कि ये उनकी आइडियोलॉजी को समझना चाहते हैं। ये लोग आएंगे, बैठे हैं, बात किए हैं कि आप किस तरह से काम करते हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। इस तरह से ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले आरएसएस के और इन सारी चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद अपनी हो सकता है अलाइनमेंट को चेंज करें। एक सेकंड रुकना। ऑल राइट, नेक्स्ट न्यूज़ को लेते हैं। ये देखो, मैंने अभी चाइना वाला किया। चाइना वाले इंडिया के साथ साथ ट्रस्ट बिल्डिंग तो कर ही रहे हैं, बातचीत चल रही है, आगे बढ़ रही है। हमने फ़्लाइट्स भी चालू कर दी हैं चाइना के साथ साथ, ट्रेड को भी धीरे धीरे करके मैंने बताया इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं। बट हमारे आर्मी के चीफ हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने बोला है कि हमें एलएसी पे विजिलेंस रखना पड़ेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ओके। ये मैंने आई थिंक एक वीडियो में डिस्कस किया है कि नहीं किया, आई डोंट रिमेंबर। एलएसी का पूरा कॉन्सेप्ट किया है आई थिंक, ओके। तो इसमें ये साक्षगाम वैली आई है। अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं, ऑलराइट, तो इतना पोर्शन अगर देखा जाए तो ये पीओके है, पाकिस्तान ने कर रखा है कब्जे में, इतना कर रखा है चाइना ने, अक्साई चिन बोलते हैं इसको।
यहाँ पे आता है तुम्हारा क्या, ग्लेशियर को क्या नाम है उसका, हाईएस्ट ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। यहीं पर एक वैली हुआ करती थी इसके नॉर्थ में, जो इस रीजन को यहाँ पे कनेक्ट करती थी। उसका नाम था ये साशगाम वैली। यही वैली जो पाकिस्तान ने कैप्चर की थी वो चाइना को गिफ्ट में कर दी थी। ओके, तो इन्होंने ये बोला है कि ये हमारी है भाई। जो 1963 में जो अग्रीमेंट हुआ था चाइना पाकिस्तान के बीच में, वो इलीगल एग्रीमेंट है। पाकिस्तान हैज़ नो राइट टू गिव आवर वैली टू चाइना। और ये ऑपरेशन महादेव जो चल रहा है अभी, और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद हमने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर में रहने वाले टेररिस्ट को मारने के लिए। तो 31 टेररिस्ट को मार चुके हैं, जिसमें 65% पाकिस्तानी ओरिजिन के इंडिया में घुसे हुए थे। तो ऑपरेशन महादेव को याद रखना आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रे डॉग्स की। मैंने आपको बताया था मुझे भी कुत्ते ने काटा था अभी कुछ दिन पहले, दौड़ने गया था तो बहुत तगड़ा है, मतलब एक तरह से पेंडेमिक बन चुका है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, आप देखोगे कि मतलब 50-50 लोगों की लाइन लगी हुई है 10 बजे सुबह। इतने कुत्ते काट रहे हैं, इतने कुत्ते काट रहे हैं, इट हैज़ बिकम पेंडेमिक। और लोगों की डेथ हो रही है। मैंने अभी कुछ दिन पहले कवर किया था कि फेक रेबीज़ की वैक्सीन आ गई थी मार्केट में। एक बैच ऐसा निकल गया था जो फेक था। और मान लो किसी को कुत्ता काटा और तुम फेक वैक्सीन लगवाया, आप खुश हो कि अरे कुछ नहीं, सही है, हम तो ठीक हो गए, रेबीज की वैक्सीन लग गई, मरूंगा नहीं। और पता चल रहा है वो फेक वैक्सीन लग गई और आप रेबीज से मरे जा रहे हो। बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर तुम स्टेट गवर्नमेंट वाले सुधरे नहीं तो हम कंपनसेशन इम्पोज कर देंगे तुम्हारे ऊपर हैवी। ठीक है कि नहीं? तो सारी स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन कुत्तों का टीकाकरण करने की। रेबीज की वैक्सीन जो क्या बोलते हैं इसको, वैक्सीनेशन करो इनका। अगर नहीं तो जितनी डेथ होंगी और जितना लोगों को कुत्ता काटेगा हर एक को कंपनसेशन देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट्स को। ऐसा बोल दिए डरा के, बहुत बुरी हालत है भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, इक्वलिटी इन सोसाइटी स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। बोले कि हमारे देश की जो आरटी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसमें यही दिया है कि जो बच्चा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जज का हो, चाहे मल्टी मिलेनियर का बेटा हो, एक ही क्लासरूम में बैठ के पढ़ सकते हैं, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर हो। ये हमारे आरटीई की वो है। लेकिन इन्हें कितना बड़ा ज्ञान देते हैं ये लोग, बट इनके खुद के बच्चे तो वहाँ पढ़ रहे होते हैं। आर्टिकल 21A याद रखना, राइट टू एजुकेशन, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये आया था 2009 में। ऑल राइट, नहीं अमेंडमेंट ये क्या है, फॉलोड बाई स्टैचूटरी मैंडेट। अच्छा, इसके प्रति एक्ट लेके आए थे पढ़ाई के लिए, उसको नेक्स्ट जाने देते हैं। मैंने आपको बताया था कि डिजिटल अरेस्ट का मैं कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। मम्मी पापा के पास अचानक से फ़ोन जाता है कि तुम्हारे लड़का पकड़ा गया है, थाने में बैठा है और उसके बैग में चरस रखी थी या गांजा रखा था, एक पुड़िया पकड़ी गई है और हमने उसी से तुम्हारा नंबर लिया है और उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट निकल जाएगा उसके खिलाफ, और तुम जो है अगर उसे बचाना चाहते हो हम उसको छोड़ देंगे और इतने पैसे भेज दो। ऐसे करके देंगे, वीडियो कॉल भी कर लेंगे, वर्दी पहन के बैठते हैं वो लोग। तो माँ बाप डर जाते हैं और भाई पैसे भेज देते हैं। तो इसको बोलते हैं एक तरह से डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट। ओके, कि डिजिटली हमने अरेस्ट कर लिया तुम्हारे लड़के को और पैसे वसूल लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू आ गया, मतलब इस पर रोज़ क्वेश्चंस आ रहे हैं, रोज़ न्यूज़पेपर में ये रहता ही रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। ओके, कि क्या होता है ये। लैंग्वेज हार्मनी का मैंने कुछ दिन पहले बताया था। मलयालम लैंग्वेज के लिए बिल लेके आई थी केरला असेंबली, मलयालम लैंग्वेज बिल। ओके, ये केरला है। अगर मैं नॉर्थ ये साउथ इंडिया बना दूँ, ये केरला है। तो यहाँ पे भाई ये कर्नाटक भी तो है, सॉरी कर्नाटक इस तरह से। ओके, तो ये इस रीजन में केरला के में कुछ कन्नड़ा बोलने वाले लोग भी रहते हैं, मलयालम बोलने वाले भी लोग रहते हैं। तो मलयालम लैंग्वेज बिल मैंडेटरी कर देता है कि जितने भी स्कूल हैं उनमें मलयालम में ही पढ़ाया जाएगा। ये साउथ के स्टेट वैसे अपने आप को डेवलप्ड कहते हैं, बट ये लैंग्वेज से ही नहीं बाहर आ पा रहे हैं बेचारे। इतनी नफरत दूसरी लैंग्वेजों से करने की क्या ज़रूरत है यार, इट्स अ गुड थिंग। इंटर कम्युनिटी हारमनी होगी, जस्ट अबिस्मल आई मस्ट से। तो कर्नाटक वालों ने ये बोला है कि इस केरला के गवर्नर से पहले तो गुहार लगाई हाथ जोड़ के, हम तुम्हारे से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि जो हमारी कन्नड़ा बोलने वाली थोड़ी सी माइनॉरिटी केरला में है वो तो बेचारे मर जाएंगे स्कूलों में, उनको समझ में नहीं आएगा कुछ। तो आप इस बिल को मंजूरी मत देना। तो बस यही है, यही मुद्दा इसमें समझाया गया है, बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ समझने के लिए।
नेक्स्ट देख लेते हैं, इस गवर्नमेंट सीकिंग फ़ोन के सोर्स कोड्स को, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि भारत की सरकार टेलीफोन कंपनियों पर दबाव डाल रही है और उनसे फ़ोन के सोर्स कोड को ले रही है। सोर्स कोड एक ऐसा सॉफ्टवेयर की रिपोजिटरी रहती है, मतलब उसमें डाटा रहता है उसका, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें मोबाइल में घुस के चेक भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज करके कोई एप्लीकेशन सेट कर दिया, कुछ कर दिया, तो इसको सोर्स कोड बोलते हैं। कंपनियां जनरली इसको देती नहीं है किसी भी गवर्नमेंट को, एक्सेप्ट इन सेंसिटिव फील्ड्स लाइक डिफेंस हो गया, डिफेंस के लिए दे देंगी और अदर सेंसिटिव फील्ड्स के लिए दे देती हैं। तो ये एक तरह से एक र्यूटर्स नाम की एक न्यूज़पेपर एजेंसी है, इसने एलिगेशंस लगाए इंडियन गवर्नमेंट पे। तो र्यूटर्स का हमें कभी भरोसा नहीं करना है। मैं इसकी कहानी बता देता हूँ र्यूटर्स वालों की। पिछले 10 दिन में 15 दिन में र्यूटर्स में काम करने वाले पाकिस्तानी ओरिजिन के 10 से 12 पत्रकार हैं, वो रोज छाप रहे हैं कि कनाडा के साथ पाकिस्तान की J-17 फाइटर जेट की डील हुई है $100 बिलियन की। समझ पा रहे हो, $100 बिलियन की डील, कनाडा मतलब हवाई जहाज खरीदेगा और वो भी J-17, किससे? पाकिस्तान से। फिर न्यूज आ जाएगी सिंगापुर से डील हो गई है उनकी, इंडोनेशिया से डील हो गई है $500 बिलियन की, फिर कहीं यूएई से डील हो गई है, सऊदी अरेबिया से डील हो गई है। इतने मतलब कम से कम मैं बता दूं 700-800 बिलियन डॉलर्स की डील करवा दी हैं। कोई सोर्स नहीं है, पूरा फेक न्यूज़पेपर है, र्यूटर्स वाले प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये बस इंडियन गवर्नमेंट को घेरने के लिए एक इन्होंने लीक कर दिया है र्यूटर्स वालों ने कि ऐसा सरकार कर रही है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इन्हें पता नहीं है ऐसा कर रही कि नहीं कर रही। इट्स जस्ट अबिस्मल, वी डोंट बिलीव दिस। सोर्स कोड के बारे में पढ़ के बता देता हूँ थोड़ा सा। सोर्स कोड इज अ कोर रिपोजिटरी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड देयर एसोसिएटेड डिजिटल एसेट्स एंड ड्राइव्स अ डिजिटल सिस्टम। कोई मोबाइल हो, घड़ी हो, है ना, कोई भी है, स्मार्ट वॉच है, तो उसका अपना एक खुद का सोर्स कोड होता है। वाइल सम पार्ट्स ऑफ द कोड स्पेशली फॉर एंड्रॉयड फ़ोन इज़ ओपन टू बिगिन विद, कुछ सोर्स कोड तो ओपन रहते हैं, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशंस हो गए सिक्योरिटी पर्पज से, पासवर्ड वासवर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें वो ओपन नहीं रहती हैं, सीक्रेट रहती हैं, क्योंकि हर कोई सब पे सोर्स कोड होगा तो सभी उसमें घुस जाएंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्लू, नीले रंग का क्या इंपॉर्टेंस रहा है देश में, उस पर यह आर्टिकल आया है। मैं बता दूं आपको 1959 में बंगाल के पीजेंट्स ने इंडिगो रिवोल्ट किया था। ये वो दौर था जब यूएसए में सिविल वॉर चल रहा था, 1866 में वो हुआ था, 1859 है ये। तो इंडिगो के टाइम पे हमारे ब्लू कलर का बहुत वो रहा था, तो इससे लड़ने के लिए महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह किया था इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे। मैं बता दूं आपको, चंपारण हुआ था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, और एक और किया था इन्होंने कुछ। तो चंपारण को पहला वो बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अहमदाबाद मिल को बोलते हैं फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। चंपारण, अहमदाबाद, एक और किया था इन्होंने कुछ, गुजरात में किया था, उसको बोलते हैं पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आई डोंट रिमेंबर, दिमाग से उतर गया है, बट आई नो दिस। चंपारण का इसमें दे रखा है 1917 में ये चंपारण गए थे, 3 कटिया सिस्टम था। 3 कटिया का मतलब है अगर किसी के पास 20 बीघा ज़मीन है तो उसमें से 3 बीघा ज़मीन पर उनको इंडिगो उगाना था, नील की खेती करनी थी, नहीं समझे, इसको बोलते थे 3 कटिया सिस्टम। अब ये ज़बरदस्ती करवा रहे थे, तो यहाँ के राजकुमार शुक्ला जी थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाया था कि गांधी जी आ जाओ, इसके खिलाफ वो करो आंदोलन और हमें बचाओ इससे। तो गांधी जी ने आंदोलन किया और बहुत ही लिमिटेड सक्सेस उनको मिली थी, और लेकिन सक्सेस मिल गई थी थोड़ी बहुत। उसके बाद अंबेडकर जी ने भी नीला कोट पहन के लोगों से कहा कि उठो, आगे बढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके। तो आप जब भी देखोगे अंबेडकर जी की जितनी भी मूर्ति बनती हैं उनमें नीले कपड़े ही उन्होंने पहने हुए होते हैं। एक सेकंड रुकना, याद आ गया, खेड़ा सत्याग्रह था। ओके, रिमेंबर दिस नेम। नेक्स्ट मैं बता दूं आपको, ऑपरेशन गैंग बस्ट चल रहा है नई दिल्ली में। अब 26 जनवरी पास आता जा रहा है, तो नई दिल्ली की पुलिस जो है ऑपरेशन गैंग बस्ट कर रही है। जितनी भी गैंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रही हैं बैठ के दिल्ली में, उनको पकड़ा जा रहा है, चाहे वो फायर आर्म से रिलेटेड हो, चाहे नार्कोटिक ड्रग्स से रिलेटेड हो, चाहे ह्यूमन स्मगलिंग हो, मतलब इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, सब चीज़ों को पकड़ पकड़ के जेल में ठूस रहे हैं ये लोग।
ऑपरेशन गैंग बस्ट पूछा जा सकता है, दिल्ली में चल रहा है। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट यूपीएसआई में आई थिंक दिस कैन बी आस्क्ड। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ मीठी रिवर के बारे में। ये सीजनल रिवर है महाराष्ट्र में, हाईली पोल्यूटेड है, अरेबियन सी में ड्रेन होती है और मुंबई रीजन में है। चुनाव चल रहे थे और हालांकि इसके तो रिजल्ट भी आ गए चुनाव के, लेकिन ये इसका मुद्दा था मीठी रिवर का। महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास से होकर बहती है। ध्यान रखना, मीठी रिवर अगर लोकेशन में पूछ लें तो वेस्टर्न कोस्ट में जाके गिरती है, अरेबियन सी में। ये पोगई गांव में कैटल शैंडी लगती हैं। शैंडरी एक तरह के मार्केट्स होते हैं, 100 साल पुरानी इस तरह की मार्केट लगती हैं। इस तरह का कई जगह पे एनुअल फेयर्स लगते हैं, मेला लगते हैं जिसमें जानवरों को ला ला के बेचा जाता है ना। तो ये पोंगल के टाइम पे लग रहा है वहाँ पे, पोंगल सेलिब्रेशंस होते हैं ना। जिस तरह से पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, वैसे ही ओनम होता है, ओनम केरला मनाया जाता है। क्लियर है? तो डिफरेंट डिफरेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में। होली है जैसे अपना होली आने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये यूपी स्पेसिफिक है, यूपीएसआई वालों के लिए। 7 पिलग्रिज डेवलपमेंट काउंसिल्स इस्टेब्लिश की गई हैं कि पिलग्रिमेज लोकेशंस के लिए 7 हैं। नंबर याद रखना, यूपीएसआई में पूछा जा सकता है। ब्रज तीर्थ तुम्हें पता है मथुरा वृंदावन के लिए, ये है। शुकर तीर्थ मुजफ्फरनगर, चित्रकूट तो चित्रकूट में होगा। विंध्याचल धाम मिर्ज़ापुर रीजन, देवी पाटन धाम तेराई बेल्ट में है। ये है नैमिषारण्य तीर्थ विकास सीतापुर हरदोई। अयोध्या तो अयोध्या में है और बहुत अच्छा है। ये एक तरह से केस स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब से अयोध्या का डेवलपमेंट यूज़ हुआ है तब से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स 85,000 करोड़ तक के रोड और रेल तो डेवलप हुए ही हैं। आदमी वहाँ पे 8,000 रुपये पर डे भी कमा रहे हैं लोग, दुकान वाले, स्मॉल शॉपकीपर्स, क्योंकि टूरिज़्म बढ़ा है। एवरेज एम्प्लॉय की जो सैलरी वहाँ पे 40,000 रुपये महीने हो गई है। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन अगर देखें, अकेले अकेले अयोध्या से उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 1.5 का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और यूपी में क्या क्या तरक्की हुई है देखो, 11 तो यूपी में डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो गए हैं और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। समझ रहे हो? टोटल 15 एयरपोर्ट्स तो यूपी में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूपी अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ इंडियाज एक्सप्रेसवे नेटवर्क्स। इतने तेज़ी से यूपी में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं कि इंडिया का 55% एक्सप्रेसवे है ही यूपी में ही पूरा का पूरा। महाकुंभ में इतना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है कि 66 करोड़ लोग एक साथ आके डुबकी मार के जा सकते हैं इधर कुछ दिनों में, मतलब। फिर ये रिलीजियस टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर 4560 करोड़ का पुश किया जा रहा है। 6 लेन एक्सप्रेसवे बन रहा है बांके बिहारी जी टेम्पल को, जो मथुरा में है, यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए। तो ये सारे काम यूपी में हो रहे हैं, तो यूपीएसआई के लिए बहुत ज़रूरी है। रिमेंबर दिस, 15 एयरपोर्ट हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हैं महाश्वेता देवी जी। ये राइटर एक्टिविस्ट हैं, ये 100 साल की हो गई हैं और इसको सेंटेनरी ईयर मना रही हैं, तो उस पर ये आया है। ओके, महाश्वेता देवी नाम याद रखना, पूछ सकते हैं। सोमाली लैंड पे मैं कई बार बता चुका हूँ, इजराइल ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है। सोमालिया के हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये पड़ता है। सपोज दिस इज़ सोमालिया, तो ये रीजन है, दिस इज़ सोमाली लैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, सोमाली लैंड ने इसको क्यों अपनाया है, मतलब क्यों रिकॉग्नाइज़ किया है। तो मैंने आपको तभी बता दिया था, इसमें आंसर भी दे दिया इसका। मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं यमन में हूतीस को, प्लस पैलेस्टाइनियन के फोर्स्ड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मतलब पैलेस्टाइनियन को यहाँ सेट करते हैं। प्लस एक और रीजन है, यहाँ से ईरान पास पड़ता है, ईरान को भी बम मार के आना चाहते हैं इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, सोमालीलैंड ने कब अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी? 1991 में सोमालीलैंड ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शूट टू किल का ऑर्डर दे दिया है ईरान में। यूएसए वापस हट चुका है भाई, यूएसए हेल्प के लिए नहीं आ रहे हैं। यूएसए ने पहले तो बोला कि तुम प्रोटेस्ट करो, हेल्प इज़ ऑन द वे, हम आ रहे हैं, तुमको बचा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ईरान के लोगों को लगा कि भाई ट्रम्प आ रहा है, बहुत ही तगड़े प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट एंड दिस पेन, आप देख सकते हैं इस फोटो में। और ईरान वाले ज़मीन पे आ गए और दंगा फसाद करने लगे। अयातुल्ला खामिनी ने क्या किया, टैंकर्स उतार दिए, अपने जो सोल्जर्स हैं उनको बोल दिया शूट टू किल। मारा जा रहा है हॉस्पिटल में, जैसे गोली लग जा रही है ना, तो उनको बेचारे हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो ये पुलिस वाले, आर्मी वाले, ये हॉस्पिटलों में जाके पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार रहे हैं, उनको जान से मारा जा रहा है उनको, नहीं समझे? हॉस्पिटल भी बेचारे नहीं जा सकते हैं।
तो काफ़ी लोग मारे गए हैं और यूएसए ने मना कर दिया, हम नहीं आ रहे, क्योंकि यूएसए डिपेंड कर रहा था सऊदी अरेबिया पे, यूएई पे, टर्की पे। टर्की इज़ अ नाटो कंट्री, कि ये कंट्रियां हमको हेल्प करेंगी, बट इन कंट्रियों ने हेल्प करने से मना कर दिया है। ओके, क्योंकि यूएसए तो इतनी दूर है ना, मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर है। यूएसए वाले तो ईरान को बॉम्ब करके चले जाएंगे। अब ईरान की प्रॉक्सीज क्या करेंगे? बोले सऊदी अरेबिया तुमने हेल्प की थी, अच्छा हम बताते हैं तुमको। तो उनकी जो ऑयल ड्रिलिंग जहाँ पे हो रही है उन साइट्स पे बोले ड्रोन से हमला कर दिया। ओके, तो सऊदी अरेबिया वाले बेचारे करेंगे क्या? उससी यूएई वाले हैं बैठे हैं, अच्छा तुम्हारा बुर्ज खलीफा तुम्हें देखते हैं, लाओ। तो बुर्ज खलीफा में एक ड्रोन मार दिया, बुर्ज खलीफा गिरा दिया। तो पूरा जो रीजन है उसमें अनस्टेबिलिटी आ सकती है, इंस्टेबिलिटी आ सकती है। तो उसके लिए सबने मना कर दिया है। तो ट्रंप ने भी कह दिया कि तुम प्रोटेस्ट करना करते रहो और हम नहीं आ रहे बचाने के लिए, दैट्स इट। इसमें लिखा हुआ है 2000 फियर डेड, 2000 से ज़्यादा मर चुके हैं, बट दीज आर ऑफिशियल फिगर्स, हम ऑफिशियल फिगर्स पे ही जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको 2000 नहीं है, इंक्रीज दिस नंबर 10 टाइम्स, ओके, एटलीस्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये इस्लामिक स्टेट को ये इस्टेब्लिश करना चाहता है मुस्लिम ब्रदरहुड। एक मुस्लिम ब्रदरहुड की ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1928 में इजिप्ट में फाउंड की गई थी, इसको बनाया गया था। ये पैन इस्लामिस्ट मूवमेंट था, ये इस्लाम को प्रमोट करना चाहते थे। ये सारे वर्ल्ड में इस्लामिक स्टेट क्रिएट करना चाहते हैं, जिस कंट्री में भी है जाना है इनको इस्लामिक स्टेट बनाना है, मतलब उसको इस्लामिक कंट्री कर देना है। और वो इस्लामिक कंट्री डेमोक्रेटिक लॉज से गवर्न नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न नहीं होगी। दैट इस्लामिक स्टेट विल बी गवर्न बाई शरिया लॉ। तो ये मुस्लिम ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है, ये यूएई के, है ना, और सऊदी अरब के जो अमीर हैं, ओके, अमीर मतलब एक पोस्ट होती है एक तरह से, मतलब अमीर लोगों को बोला जाता है, वहाँ के रिच पीपल को। वो इसको बोल चुके हैं कि इस्लामिक स्टेट शरिया लॉ को लाना चाहता है। मुस्लिम ब्रदरहुड इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो जब फिर भी कई कंट्रियों ने इसको बैन नहीं किया है, ये खुले आम अपनी आइडियोलॉजी को प्रीच करेंगे। मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग यूएसए में बैठे हैं, तो यूएसए में जाके ये लोग बोलते हैं कि हम इस्लामिक स्टेट लाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम शरिया लॉ लाना चाहते हैं, दिस से इट। स्टिल जो प्रोपेगेंडा वाले लोग होते हैं, जिस तरह के भी लोग हैं, वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के किसी भी रीजन से का आई डोंट नो, इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कभी डिक्लेयर ही नहीं किया इन्होंने। इस बार पहली बार हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट ने मुस्लिम ब्रदरहुड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। नहीं समझे? ये न्यूज़ थी। प्लस जब से सीज़ फायर हुआ है ना, जब से गाजा के लोगों ने बोला है कि भाई सीज़ फायर हो गया, V1, गाजा के लोगों ने बोला था हम जीत चुके हैं। ट्रम्प ने कह दिया था कि नोबल दे दो मुझे, मैंने शांति करवा दी। ओके, तब से 100 लोग मर चुके हैं। ये कह रहे हैं 100 चिल्ड्रन मारे जा चुके हैं हर दिन के। आज 40 मार दिए, आज 10 मार दिए, आज 20 मार दिए, रोज़ ये न्यूज़ आती है। आई थिंक दिस इज़ द एंड। आपको मैंने बताया कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी न्यूज़ कवर की, और लोकल न्यूज़पेपर्स के भी पर्सपेक्टिव से न्यूज़ की। थैंक यू। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मिलते हैं 15 तारीख की न्यूज़ के साथ।